हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस पेपर 2018 का है। इसमें हम लोग करने वाले हैं मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को। तो देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चंस है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें सारे प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन अच्छे भी प्रश्न हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। और साइंस के तो सारे प्रश्न अच्छे हैं। मैथ के मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारे प्रश्न अच्छे हैं। आप जैसे कहने का मतलब ये सब प्रश्न क्या अच्छे हैं, नहीं है, लेकिन पूछा गया है तो कर लेते हैं। क्या कर अधिक वर्ष 2009 में कुल 1500 बाइक की बिक्री हुई, तो काले रंग की बाइक के तुलना में कितनी अधिक लाल रंग की बाइक की बिक्री हुई है। तो ये बात हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपका किससे तुलना करने बोला है, लाल रंग और काले रंग। तो रेड वाला यहाँ है और ब्लैक वाला यहाँ। तो ब्लैक वाला कितना 5% और रेड वाला 20%। तो इन दोनों का अंतर कितना, तुलना करने का मतलब क्या, अंतर 15%, लेकिन टोटल कितना है आपका 15,000। तो 15,000 का 15% निकाल दीजिए। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, यही ना। तो कटाएं तो ये 15 गुना 15 200, 25 और एक जीरो चिपक जाएंगे, 22 50, ये राइट हो जाएंगे। मैं इन सब प्रश्नों को नहीं कहूँगा कि अच्छा प्रश्न है, लेकिन और सारे भी प्रश्न हैं जो कि अच्छे हैं। ये भी प्रश्न कोई खास नहीं है। जैसे निर्देश तालिका में दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, भूटान में सबसे पहले किस वर्ष चावल का उत्पादन में कमी आई है। भूटान के बारे में बोल रहा है, तो दूसरा किसी को देखना नहीं है। तो भूटान का ये डाटा है। तो पहले देखिए 14.5, उसके बाद 16.3, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा है 16.3 से 16.2 हो गया, मतलब यहाँ पर 0.1 की कमी हुई। तो यही तो बोल रहा है कि किस वर्ष कमी आई है, 2003 में। ओके, देखिए डाटा एनालिसिस का जो प्रश्न होता है वो कोई खास नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि 2000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो 18 महीने के बाद राशि ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो हमसे ये पूछा है। तो कहने का मतलब हमारे पास मूलधन दिया हुआ है कितना, 2000 है कि नहीं, 2000 दिया हुआ है। अर्धवार्षिक बोल रहा है, रेट दिया है 20% और 18 महीना टाइम दिया है। 18 महीना क्या किया है, टाइम दे दिया है, 18 मंथ। ओके, तो इतना हमें टाइम दे दिया है। तो अब देखिए अर्धवार्षिक में हमें करना क्या होता है। तो मैं देखिए आपको आसान तरीका बताता हूँ। रेट को, ये तो आपका 12 वार्षिक रेट है, 12 महीने का रेट है। तो इसको 6 महीने का रेट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इस 12 महीना का 20% है, तो 6 महीना का कितना। तो आपका जवाब होगा कि 10%। सिंपल सा बात है कि नहीं। अगर 12 महीने का 20% है, हमें अर्धवार्षिक कहा है, तो यानी 6 महीने का 10%। तो अब इस रेट को नहीं लेना है जब अर्धवार्षिक के बारे में बात करें। तो अब देखिए, अब ये 18 महीना है, तो 6 महीने के कितने पेयर बनेंगे। तो आपका जवाब होगा कि 3 पेयर। तो टी बराबर हम यहाँ पर 3 ईयर मान लेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब 6 माह ही। तो 3। अब इन दोनों, इनसे नहीं लेना देना है, इनसे भी नहीं लेना देना, जो भी है इससे। तो अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट ही लगाऊंगा, उस बात को समझिएगा। इस 10% को अगर मैं पकड़ूं तो 10% का मतलब क्या, 1/10।
तो ये मूलधन है और ये हमारा CI है, ब्याज है। ये जो 10 है वो मूलधन है और ये CI 1 जो है वो CI है। तो हम यहाँ पर मूलधन और अमाउंट का रेशियो लेंगे। अमाउंट मतलब मिश्र धन, बात समझिए। तो मूलधन 10 और अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस CI। अगर SI होता तो SI देते। तो मूलधन हमने 10 माना और ये CI 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा कि 11। तो अमाउंट 11 हो गया। अब 3 वर्ष कह रहा है ना, ध्यान से समझिएगा, ये शॉर्टकट तरीका है जिससे कि ज्यादा कैलकुलेशन में आप नहीं पड़िएगा। ये बात है, ये हालांकि अच्छा प्रश्न हम इसको कह सकते हैं। तो 10 से 11 हुआ है, तो 3 ईयर है, तो इस पर पावर 3 डाल देंगे। तो 10 का क्यूब कितना 1000 और 11 का क्यूब कितना 1331, ये ना। तो हमें मूलधन रियल में कितना दिया है 2000 और यहाँ पर जो अनुपात में निकला है वो कितना है 1000 के बराबर। तो आपका जवाब होगा कि ये कितना गुना है, तो आपका जवाब होगा 2 गुना। तो हम इसका भी 2 गुना कर देते हैं, तो 2662। ये हमारा, हमसे यही तो पूछा है कि राशि ज्ञात कीजिए 18 महीने बाद, यानी कुल राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा 2662 राइट आंसर हो जाएगा। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें ये तरीका अच्छा लगा। और भी तरीके मैंने कई वीडियो में बताया है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ 3 माइनस हुआ है, तो यहाँ भी 3 माइनस हुआ है, यहाँ भी 3 माइनस हुआ है, तो यहाँ भी 3 माइनस कर दीजिए तो 1 आएगा। ओके, इन सब क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेना है। अब इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब अभाज्य मतलब कि 3 तो कटता होगा किसी ना किसी से, और जो 1 होंगे वो नहीं कटता होगा किसी से। तो चलिए अंदाजा लगाकर मारते हैं। तो ये तो पहले ही पता चल गया कि ये 11 से भाग लग जाएगा, यानी 11 से कट जाएगा। 11 गुना 11, ये आपका 141, 4 1 5 1 6, हाँ 3 से आराम से कट जाएगा। 3 गुना 3 चौके 12, 3 7 21, यानी 3 गुना 47, ये भी हो गया। 161 को देख लेते हैं। 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, हाँ 7 गुना 7 दूनी 14, 7 दिया 21, यानी 7 गुना 23, आराम से हो गया। अब इसको देखते हैं, जब 3 कट ही गए तो एक ही तो अभाज्य होंगे, बात है कि नहीं सही। तो ये है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, आप पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर आप जज कीजिएगा क्या ये आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो फिर आपकी इच्छा, आप हमारे चैनल पर रुक सकते हैं, अन्यथा फिर आपकी इच्छा जो करें। लेकिन पहले पूरा एक बार जरूर देखें, उसके बाद सोचें कि क्या जरूरी है कि नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य युग्म नहीं है। अभाज्य युग्म मतलब कि कहने का मतलब सीधा सीधा सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है कि इसमें से 3 जो होगा कहीं ना कहीं एक जैसा होगा और एक जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो मैंने इसको पहले ही ट्राई किया था, ये कोई ऐसा संख्या इसमें नहीं है जो कि कटेगा किसी ना किसी से, सिर्फ एक ही है जिसमें ये वाला कट रहा है 19 गुना 7। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12, उनका लघुत्तम समावर्तक 72। तो 2 संख्याओं में से एक संख्या जो है 24 है, दूसरी संख्या क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो इसका रूल पता ही होना चाहिए कि LCM into SCF
बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो हमें एलसीएम 12 दिया है, एचसीएफ 72 यानी उल्टा हो गया, एचसीएफ हमें 12 दिया है, एलसीएम 72 दिया है, तो उल्टा समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक संख्या 24 दे दिया, इन दोनों में से कोई एक संख्या हमें 24 दे दिया है, तो ए को निकालना। तो ये 24 दिया 72, तो y बराबर यहाँ से कितना 12 दिया 36। तो दूसरी संख्या हमने y, पहली संख्या को x मान लिया था, दूसरी संख्या को y मान लिया था, तो ये 36 निकल कर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 34 से 51 68 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो या तो इसे शॉर्टकट बना सकते हैं या फिर तरीके से बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हमने यहाँ पर देखा कि तीनों संख्या 17 से कटेगा, तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि 17 से कटेगा। तो मेरे उम्मीद से तो यहाँ 2 ऑप्शन हमें दिख गया, 2 क्या 3 ऑप्शन दिख गया 17 से कटते हुए, तो ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि 3 से हम चेक कर सकते हैं कि 3 से कौन सा कटेगा, क्योंकि 17 यहाँ पर क्या है 17 गुना 3, 17 या 51, और यहाँ पर 17 गुना 4। इसका मतलब 4 से कटने का मतलब कि लास्ट का 2 संख्या 4 से कटे, तो इसका भी कट रहा है, इसका भी कट रहा है, इसका नहीं कट रहा है, ये नहीं हो सकता, इसका नहीं कट रहा है, ये नहीं हो सकता। अब रहा कि 3 से चेक करने का, 3 से 4 2 6, क्या 6 3 से कटेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ ये हो सकता है आंसर। ये 6 3 9 1 10, क्या 10 3 से पूरे कटेंगे? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शन है, तो बिना बनाए भी निकाल सकते हैं आंसर, बशर्ते आप उस तरह सोच सके। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। तो चलिए इसे यहीं से पढ़ते हैं, पूरा क्या पढ़ना। जेरेमी है और उसका पिता है, पिता से 26 वर्ष छोटा है। कौन? जेरेमी। अगर हम कहते हैं कि जेरेमी x वर्ष का है, तो उसका पिता कितना है? x प्लस 26 वर्ष का। ये जो मैंने निकाला ये आपका वर्तमान उम्र है। क्या कह रहा है? वर्तमान उम्र है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो कह रहा है 8 वर्ष पश्चात उसके पिता की आयु उसकी आयु से दोगुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, तो 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी? x प्लस 26, पूर्व नहीं पश्चात है यानी बाद में, प्लस 8, इतना होगा पिता का उम्र। जो बेटे की उम्र के बारे में बोल रहा है x माइनस 8, तो अगर मैंने देखिए x प्लस 8 बाद बोल रहा है तो जोड़ना है, तो ये बेटे की 8 वर्ष बाद की आयु है, ये पिता की 8 वर्ष की बाद की आयु। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि दोगुने से 2 वर्ष कम, यानी इसके आयु के दोगुने से 2 वर्ष कम। ओके, तो यहाँ पर इसको हल कीजिए, x का मान जो निकलेगा, यहाँ पर पूछा किसका? जेरेमी का, और जेरेमी की वर्तमान आयु x है, तो डायरेक्ट इसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 8 वर्ष जो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा गया है उसके बारे में। तो ठीक है, तो 2x प्लस 16 माइनस 2 बराबर x प्लस 26 प्लस 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 16 में 2 गया 14, और इधर 26 8 34, 34 में 10 14 जाएगा तो 20, x बराबर क्या आ गया? 20। तो आप भी सोचिए, समझिए और क्या कर सकते हैं। आज दोस्त बिजली बहुत काट रहा है और ऊपर से गर्मी भी है, जिसके वजह से हो सकता है दिक्कत हो जाए बनाने में, क्योंकि हमारे लैपटॉप की बैटरी अब उतनी चलती नहीं है। टॉम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना है। 10 वर्ष पहले टॉम के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी थी, तो टॉम की वर्तमान आयु की याद कीजिए। तो इसको भी चलिए शॉर्टकट करते हैं। टॉम है और उसका पिता है, जिसका वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है कि पिता 3 गुना है, यानी पुत्र 1 है तो उसका पिता 3 गुना है। ठीक है,
10 वर्ष पहले कितना हो जाता है 7 गुना, यानी ये 1 अनुपात में रहेगा तो ये 7 गुना। तो 10 वर्ष पहले, इसका मतलब इन दोनों का अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष पहले बोला है तो दोनों में 10-10 वर्ष घटेगा। यहाँ पर शॉर्टकट में कर रहा हूँ। तो देखिए इसका यहाँ का यानी यहाँ का अंतर सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा। इसका गैप कितना 2 और इसका गैप 6, तो नीचे वाले गैप से ऊपर वाले को गुना कर दीजिए और ऊपर वाले के गैप से नीचे वाले को गुना कर दीजिए। बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक। तो चलिए अब करते हैं यहाँ पर। तो मैंने ऊपर वाले को 7 से गुना करेंगे तो 7 और 7 21, और यहाँ पर गुना किए तो 2 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर, तो 5 का अंतर, 1 3 7 गुना, ठीक है। 6 का अंतर है दोस्त, हमने 7 से गुना कर रहा है, 6 का अंतर है। 6 और 6 दिया 18, 2 और 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ दोनों का गैप सेम हो गया होगा, तो अब जो यहाँ पर गैप सेम हुआ, इनमें कितना का गैप 4 का, इसमें भी 4 का, इसी 4 का मान ये 10 है। ये जो आप 10 देख रहे हैं 10 वर्ष पहले देखिए अनुपात घट गया कि नहीं, तो 10। हमें चाहिए किसका, टॉम की वर्तमान आयु। अब ये वाला अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, अब जो भी है ओरिजिनल ये है। तो टॉम की वर्तमान 6 है, तो हमें 6 का मान चाहिए। 4 का मान इतना है 10 है, तो 6 का मान क्या होगा, तो हम इसको 2 बना सकते हैं 2 से भाग लगाकर, तो इसको भी 2 से भाग लगाएं 5। क्या इसको हम 6 बना सकते हैं 3 से गुना करके, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो 6, तो इसको भी आप 3 से गुना कर दीजिए 15, ये राइट आंसर 15 हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ नया सब तरीका है, सीख सकते हैं आप लोग। हम तो प्राय ये सब तरीका को अप्लाई करते हैं। आप भी क्या कीजिए, 4/5 में कितना जोड़ने पर 5/4 हो जाएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा। 4/5 प्लस x बराबर यानी 5/4, जो भी आएगा आंसर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। 9409 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा आप सोचिए, बिना बनाए आंसर लाइए, लाने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं कहता हूँ ये 80 रहता तो ये 6400 होता, तो इससे तो बहुत कम है। अगर 3 भी बढ़ जाएगा तो क्या, ज्यादा से ज्यादा 1-200 बढ़ेगा, 6700-6800 के आसपास आएगा। तो ये 90 है, 9 8100 के आसपास आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 9 है लास्ट में, तो अंत में कितना, लास्ट में 1 आएगा स्क्वायर करने पर, जो कि यहाँ पर 9 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, ये 87। इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो किसी एक का स्क्वायर कर लीजिए। मैं इसका स्क्वायर करके देखता हूँ। 9 7 63 दूनी 126, 7 49, 9 9 81, 9 6 4 10, 2 1 3 1 4 8 1 9, 9409, जो कि यहाँ पर है, इसी का स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लगा दिया स्क्वायर लगाने का। 2 अंक का मैंने ट्रिक बताया है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका आप ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। आप अगर हमारे पहले से वीडियो देखते आते होंगे तो ये सब ट्रिक के बारे में आपको पता चल गया। किसी वीडियो में मैं बेसिक से बताया, आप जाकर वहां समझ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। मेरे करने से पहले आप भी क्या कीजिए, 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ठीक है। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित है, ये बात पूछ रहा है। तो मैंने माना यहाँ पर एक
टावर है, इससे कुछ दूरी पर एक प्लेटफॉर्म है, इधर प्लेटफॉर्म होगा इससे कुछ दूरी पर, है ना। लेकिन टावर की ऊंचाई 45 मीटर है और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 5 मीटर है। तो टावर के शीर्ष से, यानी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का इंडियन कोण, तो प्लेटफॉर्म का शीर्ष क्या है, ये यहाँ से, इसको अगर यहाँ से सीधा लकीर से मिला दे तो यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित है, तो यहाँ तक हमें पता चल गया। अब प्लेटफॉर्म हमें ज्ञात करना है कि ये दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। ओके, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है कि ये 5 है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये भी 5 होगा। तो बाकी बाद ये बचा हुआ कितना होगा, 40, क्योंकि 5 तो ये है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर आराम से साइन थीटा का मान याद कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, हाफ, यानी इसका मतलब लंब 1 होगा और कर्ण 2 होगा। जब ये 1 ये 2 तो ये √3। 1 का मान 40 है तो √3 का मान कितना आता, आपका जवाब होगा कि 40√3। ओके, तो ये डायरेक्ट आंसर। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बेसिक से भी समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ, ये वाला डाटा मिटा दिया। ठीक, अब समझिएगा, इतना दूर तो हमें पता है कि ये 40 है, यानी हमारे पास लंब जो है 40 है। आधार हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं x है, आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सब लिखना क्या जरूरी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन नहीं लगाएंगे, 10 लगा लेते हैं यहाँ पर। दोस्त बहुत जल्द लैपटॉप ऑफ होने वाला है। साइन, फिर मैं वही लिखता हूँ, 10 थीटा लगा लेता हूँ। 10 थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। देखिए, वो चीज लगाइए जो चीज हमें चाहिए। हमारे पास लंब है और आधार खोज रहा है, तो लंब आधार वाला रिलेटेड अनुपात लगा दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 गो होता है उनमें से ये वाला 1 है। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब कितना, 40, 45 नहीं लीजिएगा क्योंकि यहीं तक है, इधर 5 बाद हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40, आधार कितना, x। तो आपको 30 का तो मान पता होगा कि 1/√3 बराबर 40 बटे x। तो यहाँ से x बराबर कितना, 40√3। ये आपका राइट आंसर है। ओके, मैं कुछ समय बाद पुनः कनेक्ट होता हूँ क्योंकि बिजली ऑफ हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, साइन x प्लस कोस x बराबर √2 साइन x है। तो 10x का मान हमें पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। क्या है, साइन x प्लस कोस x बराबर √2 साइन x। तो हमें चाहिए 10 थीटा, ये ना। तो हम दोनों साइड साइन x से भाग लगा देते हैं, इधर भी साइन x से भाग लगा देते हैं और इधर भी साइन x से भाग लगा देते हैं। कर सकते हैं गुना भाग, किसी को भी किसी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों साइड करना है। तो साइन x से इसको भाग लगाएंगे तो ये 1, इसको साइन x से भाग लगाएंगे तो ये कोट थीटा बन जाएगा। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, यानी कोट x हो जाएगा। इसको भाग लगाएंगे तो ये √2। ठीक, हालांकि यहाँ पर और भी कुछ सोच सकते हैं, डायरेक्ट कोस थीटा से नहीं, फिर फंस जाते हैं। तो कोट x बराबर क्या आएगा, √2 - 1। तो आपको पता होना चाहिए कि 10x बराबर क्या होता है, 1/कोट a, कोट x, ये ना। तो
10x बराबर 1/कोट x का मान कितना √2 - 1 है। हर परिमेयकरण इसका कर दीजिए, देखिए कितना होता है। तो √2 + 1 ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे, और गुना में 1 है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा √2 - 1 × √2 + 1। देखिए हर परिमेयकरण करने का मतलब यहाँ पर जो माइनस है उसको प्लस में कर दीजिएगा, के बाद दो ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिएगा। यहाँ ऊपर में 1 है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो 1 से गुना कर दिए, तो ऊपर वाला बन गया √2 + 1, और नीचे में देखिए a - b a + b। जब इस तरह का होता है तो इसका मतलब क्या फार्मूला बनता है, a² - b²। यही तो फार्मूला बनता है, किसके बराबर, a - b × a + b बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 यानी 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना 1 - 1, तो 2 में 1 गया 1, तो सीधा हिसाब किताब लग गया √2 + 1 किसका मान 10x का। ओके, ये नेक्स्ट। देखिए दोस्तों ये सब बात समझाने के लिए, हालांकि आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतर जो लोग हैं वो समझ सके। हालांकि इसको करने का तो शॉर्टकट में 1-2 स्टेप में खत्म कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थीटा, इसको भी थीटा कर लीजिएगा, मिस्टेक है। ओके, अगर ई भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमसे पूछा क्या, यदि सेक थीटा + tan थीटा बराबर 2 हो तो सेक थीटा - tan थीटा बराबर क्या। जब इस तरह का प्रश्न हो तो डायरेक्ट मैंने कई बार इसको बताया है कि डायरेक्ट जो ये है सेक थीटा - tan थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो ये जो 2 है इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 1/2, यही होता है मान। अब क्यों होता है इसके बारे में मैंने कई वीडियो में बताया है, आज मैं नहीं बता रहा हूँ। ये 0.5 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। एक विक्रेता कहने का मतलब एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर उससे 20% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु का क्रय मूल्य 540 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आज जो है थोड़ा अनुपात वाला नियम से बनाते हैं, रेशियो मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। यानी ये अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य, ये सेलिंग यानी प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो ये बात है। तो इस प्रतिशत को हम पकड़ते हैं। इस 10% का मतलब क्या, 1/10 है कि नहीं। तो 1/10 यानी अंकित मूल्य पर वह 10% की छूट दे रही है। अगर अंकित मूल्य 10 है उस पे वह जो है 1 का छूट दे रहा है, 1 का छूट दे रहा है। नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू, जैसे अंकित मूल्य बोला तो नीचे वाला अंकित मूल्य, और ऊपर वाला छूट, ऊपर वाला छूट। 10 पर 1 की छूट 9 पर, यानी 10 रुपया मार्किंग प्राइस था तो उसे 9 रुपये में दे रहा है, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग से, ठीक। फिर भी 20% का लाभ कमाता है, यानी उसका इस 20% को अगर हम पकड़ें तो इसका मतलब क्या, मेरी बात को ध्यान से, 1/5 यानी उसका जो कहने का मतलब 20% लाभ कमा रहा है। यानी वह 5 की वस्तु थी लेकिन 1 फायदा कर रहा है, यानी 5 पर 1 फायदा कर रहा है, यानी 5 का सामान वह 6 में दे रहा है। तो ये अनुपात कहीं ना कहीं आप इस तरह के रेशियो तो देखे होंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, और इस तरह के जब रेशियो आता है तो मैंने क्या कहा था कि या तो इसको बराबर, एसपी को दोनों जगह बराबर कर दीजिए, या तो फिर जो जिसके जगह जो खाली है उसको पुट कर, जैसे यहाँ 9 है तो इधर 9 पुट कीजिए, इधर 6 है तो इधर 6 पुट कीजिए। लेकिन मैं यहाँ आज दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए।
इक्वल करने का मतलब इसको क्या बना सकते हैं इन दोनों से, तो आपका जवाब होगा क्या 18 बना सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम से ही, तो 18 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, 18 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो ये तो 18 हो गए। 2 से इसको गुना किए तो इसको भी आप 2 से गुना कीजिए, ये 20। 3 से इसको गुना किए हैं तो इसको भी 3 से आप गुना कीजिए, ये 15। चलिए हिसाब किताब लग गया। क्रय मूल्य कितना 540, यानी सीपी कितना है 540, यानी यहाँ पर अनुपात में कितना है 15। ठीक है, अनुपात में कितना है 15, तो ये इसका कितना गुना है तो देख लेते हैं कितना, 15 तिया 45, 15 छक 36 गुना है। तो आप हमसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है अनुपात में कितना है 20, इसका भी आप 36 गुना कर दीजिए ना, तो ये कितना आ जाएगा 720। ओके, तो ये 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, अगर आप छोड़कर चल जाते हैं बीच में तो ये सब तरीका हो सकता है कि मिस हो जाए, और बहुत दोस्त जानते हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो तो सीख सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं उसके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 1500 हो जाती, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा। मैं यहाँ पर सीधा ब्याज दर बराबर फार्मूला लगा देता हूँ। ब्याज दर बराबर जो फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। ये फार्मूला से आसानी से आप जल्दी रेट निकाल सकते हैं। हालांकि फार्मूला तो वही है जो आप साधारण ब्याज का लगाते हैं, लेकिन मैं इसे शॉर्टकट करने के लिए इससे जल्दी निकलता है, इसलिए मैं ये चीज लगाता हूँ। तो हमें ब्याज दर निकालनी है, तो ब्याज कितनी है 12,000 की राशि है, उस पर 15,000 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब 3,000 उसका ब्याज है, गुना 100, मूलधन कितना 12,000, रेट यानी समय कितना 5 वर्ष। बस इसको हल कीजिए आपका आंसर। तो ये 4 बार में, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, इससे 5 बार में कट जाएगा। 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया, यानी 5% हमारा ब्याज निकल गया। ओके, बाकी बात आप इसको कैसे ही करते हैं आप जानो, लेकिन मैं तो कहूँगा कभी कभी नया तरीका भी अप्लाई करना चाहिए, है कि नहीं। एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो इसकी त्रिज्या दिया है अनुपात में 5, तो मान लेते हैं 5x, और तिर्यक ऊंचाई यानी एल जो दिया है 7, तो इसको 7x मान लेते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल बराबर जो दिया है हमारे पास यहाँ पर 1347.5। अब इस इधर मान पुट कीजिए, पाई का मान लेना है 22/7, पाई का मान क्या लेना है 22/7, तो ये 22/7, आर कितना 5x, एल कितना 7x, और इधर 1347.5। ठीक है, तो इसका पॉइंट रहने देते हैं, बातें में हो रहे हैं। ये 7 से ये 7 खत्म, 5 से घटाते हैं, इसको देखते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 9 45, बच गया 2 5 25। ठीक है, 22 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 11 से कटेगा। 11 से ये 2 टाइम, 11 से ये 11 दूनी 22, बच गया 4, 11 चौक 44, 11 5 55, इतना। ठीक है, इतना आ गया। तो इधर 2 बच गया, तो इधर x गुना x, इधर x गुना x, x स्क्वायर, और इधर 2 से भाग लगा देना है। इसको क्या करना है 24.5 को 2 से भाग लगाइएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12.5
25 इतना आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो x बराबर कितना, रूट अंदर 12.25 इतना हो गया। मैं इधर लिख रहा हूँ समझिएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना, ये 12.25 यानी 1225 किसका स्क्वायर है। तो आपका जवाब होगा कि 35 का स्क्वायर है यानी 3.5। x बराबर कितना आ गया, 3.5। हमसे पूछा गया त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 5x यानी 5x के जगह पर 3.5 गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। पचम 25 5 15 2 17 17.5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में है कुछ नहीं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दिया जाता है, 30% की वृद्धि कर देता है, ठीक है, और इसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है। यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे तीनों चीज लिख लेते हैं, MP CP और SP, ठीक है। तो कहता है 30% वृद्धि कर देता है, क्रय मूल्य में 30% वृद्धि कर देता है। तो उसका मतलब क्रय मूल्य जो भी है, अगर 30% को देखें तो इसका मतलब 3/10। क्रय मूल्य अगर 10 है तो 10 पर 3 की वृद्धि कर दिया, तो MP हो गया 130। नहीं कहता है कि आपने कुछ सामान खरीद के लाया और उस पर कुछ ज्यादा मार्क कर दिया, कुछ परसेंट बढ़ाकर मार्क कर दिया, इसका मतलब वो हो गया MP मार्क प्राइस हो गया। फिर कहता है अंकित मूल्य पर 15% का छूट दे देता है। तो यहाँ पर देखिए आसान करने के लिए मैं इस पर एक जीरो चिपका देता हूँ, हालांकि 130/100 भी लिख सकते थे, तो तब पर भी काम हो जाता है, ठीक है। तो इस पर 15% का छूट, तो 130 का 15% निकालिए, कितना होता है 0 0, 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम, तो 33/39 19 दुनिया 19.5 यानी 19.5 कम कर दिया। तो अब यहाँ पर SP कितना हो जाएगा, इसमें 19.5 कम कीजिएगा तो 0.5 9 गया 0, 2 में 1 गया 1 यानी 110.5। SP कितना निकल गया, देखिए मैं यहाँ पर माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे 15% छूट दे दिया, यानी 130 पर 15% छूट। तो अब यहाँ पर ये रेशियो बना। तो अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। लाभ आप किस पर निकालते हैं, अगर लाभ प्रतिशत बराबर देखा जाए तो लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य यानी CP, तो यही ना। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो आपका जवाब होगा 10.5। 100 पर ही तो हो रहा है, तो इसको लिखना क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ से देख भी सकते थे कि 10.5 का लाभ हो रहा है, हालांकि निकाल भी सकते हैं, गुना 100 बटे CP कितना 100, क्योंकि यहाँ पर कोई मान तो दिया नहीं है, जो मान माने वही सही है, तो ये कट गया 10.5, ये राइट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए दोस्त, जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसी तरह का तो हम क्वेश्चन बताएंगे। अब मान लीजिए इसमें इजी है तो मैं क्या करूं, है कि नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो अच्छे हैं। अब कुछ इजी के लिए तो अच्छे क्वेश्चन को तो नहीं ना छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो आप इजी क्वेश्चन जो लगता है उसको स्किप करके निकल जाइए, जो आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन ठीक है तो फिर उसको करिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। लेकिन कॉपी कलम जरूर लेकर बैठा कीजिए दोस्त, नहीं तो फिर पढ़ना ना पढ़ना दोनों बात बराबर है। तो चलिए देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर इजी क्वेश्चन के बदले में कुछ क्वेश्चंस ले लिया है रीजनिंग का, जो कि इजी क्वेश्चन का मैनेज हो सके। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि वर्गों की संख्या को दर्शाता है, वर्गों की संख्या को दर्शाता है, कितने यानी वर्ग हैं, कितने घर यहाँ पर है, 1 2 3 4, इधर से 2 3 4, और वर्ग की संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए निकालने के लिए ट्रिक है, जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ पर लिखिए 4 गुना 4,
इधर का बड़ा नंबर ये, इधर का बड़ा नंबर ये है ना। तो फिर एक घटाते जाइए जब तक 1 ना आ जाए। यहाँ पर 3, इसमें भी 1 घटाइए, यहाँ पर 3, इसमें भी 1 घटाइए, यहाँ पर 2, इसमें भी 1 घटाइए, यहाँ पर 2, और इसमें भी 1 घटाइए, तो 1 1। हमने क्या कहा, जब तक दोनों में से किसी में से 1 ना आ जाए तब तक आपको घटाते रहना है। बस इसको गुना कीजिए, 16 9 4 2, तो 16 4 20 और 9 2 1, 4 चौक 16 4 20, 9 29 2 31, 1 गुना 1 1 ही तो होता है। तो 16 4 20 और 9 1 10 30, टोटल कितना हो गया 30। इन सबको ऐड कर दीजिए 30, तो इसमें आपका 30 गो वर्ग बनेगा। ओके, तो ये ट्रिक है, समझ सकते हैं, इसलिए मैं इस सब क्वेश्चंस को लिया। यहाँ पर भी देखिए एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ले लिया है। उत्तर दिशा की ओर x 205 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, फिर वह 106 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वो किस दिशा में के सम्मुख है। तो मैं कुछ डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण, और ये पूरब, और ये आपका पश्चिम। यहाँ पर हमारे राइटिंग पर नहीं जाइएगा दोस्त, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, राइटिंग उतनी भी मेरी बेकार नहीं होती है। मतलब पेन टैब पर लिखने पर उतनी अभी हैबिट नहीं है, और पेन टैब पर जल्दी राइटिंग बैठता नहीं है, तो इसलिए राइटिंग पे मत जाइएगा। तो अब क्या बोला है, 205 डिग्री जो है घड़ी के दिशा में, इधर 205 डिग्री जा रहा है, ठीक है। अब जहां तक चल जाए, फिर 160 डिग्री विपरीत, यानी इधर से फिर 160 डिग्री घूम जाएगा। तो इसमें 160 डिग्री माइनस कर दीजिए ना, तो कितना बच जाएगा 5 4, यानी 45 डिग्री बच गया। यानी इधर से आकर इधर से पहले मैंने 205 डिग्री तक घुमाया, फिर इधर से घुमा दिया, तो फर्स्ट स्टेट से कितना बचा 45 डिग्री, यानी यहाँ से ये 45 डिग्री पर आकर रुक गया। बात समझिए, तो 45 डिग्री पर आकर रुक गया, तो यानी उसकी एक्चुअल डायरेक्शन अभी x की यहाँ पर है। पहले x इस डायरेक्शन में था, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो उत्तर और पूर्व दिशा में के सम्मुख है। अगर नहीं समझे तो फिर मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को हो सकता है कि कुछ लोग ना समझे हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी क्वेश्चन को 2 बार बता रही हैं, तो दोस्त था इजी, मैं मानता हूँ था इजी, लेकिन सभी को नहीं समझ में आ सकता है। तो देखिए पहले यहाँ से आपको 205 डिग्री जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, तो 90 90 कितना, यहाँ तक आने में कितना 180, और 205 पहुँचाने के लिए कितना 45 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया। अब इसको उल्टा दिशा में घुमाना है, कितना 160 डिग्री, 160 डिग्री। तो 160 में क्या बन सकता है 90 प्लस 80, 90 प्लस 80, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना, यहाँ पर आया प्लस 80 डिग्री जाएगा, तो ये 45 इधर और 40 कुछ इधर, तो कुछ इधर आ गया। तो कहने का मतलब फिर यहीं पर घूम फिर के पहुंच गया। बात समझ रहे? तो यहाँ से यहाँ तक 45 गया, 40 इधर घूमा, तो आ गया ना हिसाब किताब बराबर, फिर वहीं पहुंच गया, तो उत्तर पूर्व में इसका राइट आंसर हो गया। ओके, हालांकि पहला वाला ही सही था तरीका। दी गई संबंधित संख्या जोड़ी के आधार पर लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दिमाग उमंग लगाइए रोक कर, फिर देखिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट, हमें तो पता है कि इसमें क्या है लगा हुआ है, हो सकता है कुछ को नहीं पता, तो थोड़ा सा सोचेंगे। मैंने तो हमें पता है कि इसका क्या होगा। इसका मैं डबल करता हूँ, देखिए इसका डबल कर दूं तो 150 दूनी 300, 8 दूनी 16, 316, और है कितना 384, कितना है? इसको माइनस करें तो कितना होगा 14 में 6 गया 8, और 6 में गया 7, 7 में गया 6, 68, यानी 68 इससे ज्यादा है, घटकर जो
कहने का मतलब 316 से 68 ज़्यादा है, दोगुना करने पर जो आया उससे 68 ज़्यादा है। तो इसको भी आप दोगुना कीजिए, तो 280 प्लस का 68, 8 6 14 और 3 348। तो यहाँ पर क्या पुट होगा 348। ओके, देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपका जो है टाइम बेकार हो, इसलिए मैं आप लोग को गुमराह नहीं करता हूँ कि हाँ सोचिए इसका क्या होगा फलना निकलना। डायरेक्ट जो है हमें तो पता है कि हाँ ये है, आप रोक कर सोच सकते हैं, ठीक नहीं। मैं टाइम वीडियो में टाइम क्यों बढ़ाऊं, ठीक नहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो जब इस तरह का फिगर हो, आप इस तरह के फिगर में त्रिभुज तो काउंट करने सीख गया होगा। जैसे इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें नंबरिंग बैठाना होता है 1 2 3, और इन सभी नंबर को जोड़ दें तो वह टोटल त्रिभुज इसमें हो जाएगा 1 2 3 और 3 6, तो इसमें टोटल 6 त्रिभुज। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से अगर इस फिगर को मैं इस फिगर को कुछ इस प्रकार से बनाऊं तो कहीं ना कहीं इस तरह से बन रहा है, भले इसमें 2 लकीर है, इसमें 1 ठो है, तो यहाँ पर 1 2, तो इसमें कितना 3, फिर उसी तरह इसमें कितना 3, फिर ऊपर साइड से ऐसे बना हुआ है, तो इसमें भी कितना 3 और इसमें भी 3, तो 4 को 3 दिख गया, तो 4 दिया 12 और एक यहाँ 2 को और एक्स्ट्रा, तो 12 2 14 त्रिभुज है इसमें। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ओके, जिस पर आपको पीडीएफ वगैरह मिला करेंगे, ठीक नहीं। तो जुड़ जाइए, मैं इस पर कोई फालतू चीज़ नहीं डालता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी होता है वही डालता हूँ। तो जुड़ सकते हैं आप लोग, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ओके, चलिए देखिए, मैं इधर साइंस के क्वेश्चंस को कराने का कोशिश किया हूँ। देखिएगा आपको ये मेरा कोशिश कैसा लगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा फीडबैक, लेकिन पहले देखिए समझिए क्या कर रहा है। कौन सा नियम एक चालक के विभवांतर और इसके माध्यक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच बताता है। तो देखिए, धारा विभवांतर और धारा से रिलेटेड किसने नियम दिया था? ओम ने दिया था, है कि नहीं। भी समानुपाती आई, ये बात किसने कहा था? ओम ने 2 नियम दिया था, जिसमें से एक नियम ये है, तो ये ओम का नियम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी के बारे में सत्य नहीं है? क्या आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है क्या? नहीं। 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है, ये बात समझिएगा। तो ये गलत है, तो सत्य नहीं है, तो यही तो पूछ रहा है, तो यही तो गलत है। हालांकि ये डाटा सबको भी याद नहीं हो सकते, हमने पढ़ा है तो हमें याद है, लेकिन आप लोग भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन में। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं जो कीटाणुओं का भक्षण करते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम है कि नहीं? संक्रमण से बचाना, भारी वातावरण के संक्रमण से बचाना, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें केंद्रक केंद्रित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आकार अनियमित होते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि इसकी आकार कुछ भी हो सकती है, त्रिभुजाकार, गोलाकार, वलयाकार, जैसा भी हो सकते हैं। अनियमित होते हैं, इसकी कोई फिक्स नहीं होती है। इसकी मैंने डिटेल्स भी ऐड किया है, देखिएगा। देखिए, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट या श्वेत कणिकाएं भी कहा जाता है। ओके, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है 13 से 20 दिन का होता है। 13 से 20 दिन का होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, और दूसरा प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन होता है, क्योंकि रक्त के 3 भाग होते हैं।
तीन पार्ट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो आप दो का बताइएगा, RBC और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। और देखिए यहाँ पर WBC रक्त का एक कोशिकीय घटक है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसी वजह से तो व्हाइट दिखता है कि नहीं, उसकी कोई कलर नहीं आती है। एक केंद्रक होता है और गतिशीलता के लिए सक्षम, यानी वह गति भी कर सकता है और प्रतिरक्षी में उत्पादन करता है। ये बात से वे हमारे शरीर के सैनिक या गार्ड के रूप में कार्य करते हैं। ओके, WBC का आकार व्यास में 12 से 17 माइक्रोमीटर तक होता है, जो RBC का लगभग 3 गुना है। RBC का लगभग ये 3 गुना, यानी RBC इससे भी छोटा होता है। ओके, और WBC का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये गोलाकार, चतुर्भुजाकार, कोई अन्य आकार का हो सकता है। तो ये डिटेल्स था, इसको आप एक्सटर्नल तौर पर याद रख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? यानी कहने का मतलब पौधे से क्या उत्सर्जित होता है। आपको पता है कि गोंद वगैरह तो पौधे से ही उत्सर्जित होता है, और गोंद को दूसरे भाषा में रेजिन भी कहा जाता है, जो कि पुराने जाइलम कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि ये पेड़ है, इसके ऊपर पर छाल लगे होते हैं कि नहीं, पेड़ के ऊपर पर छाल, टहनी के ऊपर, तो इस छाल में ही पुराने जाइलम स्थित होती है, जो देखिए यानी कीटाणु वगैरह से बचाने का काम करता है। ये जो गोंद वगैरह निकलता है, आप देखे भी होंगे कि जहाँ पर वृक्ष में अगर कट उठ लग जाता है तो उस जगह कुछ लिक्विड पदार्थ निकल जाता है, जो कि जिसको हम रेजिन या गोंद भी कहते हैं। तो ये पुराने जाइलम में होते हैं, बात समझ रहे हैं। और पुराने जाइलम छाल में संबंधित, यानी वृक्ष के जो छाल होते हैं उसमें होता है। ओके, तो इसकी भी डिटेल्स को देख लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, जाइलम एक पौधे के संवहनी ऊतक है, बिल्कुल जिसके द्वारा जड़ों से पानी और घुले हुए खनिज को ले जाता है। तो फिर सोचिएगा कि मिनरल्स कौन ले जाता है, तो आपने एक फ्लोएम नाम का भी ऊतक सुना होगा, उसके द्वारा लिया जाता है। और पौधे की शारीरिक सहायता भी प्रदान करता है। शारीरिक सहायता मतलब कि पौधों में बहुत सारे काम करते हैं। कहने का मतलब पेड़ पौधे में अगर पानी की संवहन हो रहा है तो पेड़ की वृद्धि होती है, यानी शारीरिक सहायता भी प्रदान करती है। जाइलम ऊतक 1 वर्ष के बाद मर जाता है और फिर नया विकसित होता है। ओके, कहता है पौधों में उत्सर्जन उत्पाद कोशिकीय राजधानियों में गिरने वाली पत्तियों में और पुराने जाइलम में रेजिन या गोंद के रूप में जमा होता है। जो मैंने बताया अभी। रेजिन का मुख्य कार्य मजबूत करने वाले तंतुओं के बीच तनाव को स्थानांतरित करना। ये आप ऐड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा मैं क्या। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऊतक और रक्त तथा अस्थि मज्जा परीक्षण की बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए नैदानिक परीक्षण है? नहीं, कहने का मतलब हिस्टोपैथोलॉजी या ऊतक या रक्त का अस्थि मज्जा का परीक्षण जो करता है वो किस लिए करता है? वो कैंसर के जांच के लिए करता है। ये हिस्टोपैथोलॉजी वो कैंसर के जांच से संबंधित है, यानी कैंसर के निरीक्षण से संबंधित है। इसके डिटेल्स को भी चलिए देख लेते हैं। देखिए, बायोप्सी परीक्षण आमतौर पर कैंसर से जुड़ा है, ठीक है।
यह आपके शरीर से ऊतक के टुकड़े या कोशिकाओं के नमूने को निकालने की एक प्रक्रिया है ताकि इसका प्रयोगशाला में जो है विश्लेषण किया जा सके। यानी आपके शरीर से कोई कोशिका निकाल लेता है, कोई एक ऊतक निकाल लेता है, उसके नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। सूक्ष्म विस्तार में रोगग्रस्त कोशिकाओं की उपस्थिति का निरीक्षण करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी जैविक ऊतकों का परीक्षण है। यानी हिस्टोपैथोलॉजी जो है वह ऊतकों के परीक्षण से संबंधित है। हिस्टोपैथोलॉजी में आमतौर पर बायोप्सी शामिल है, जिसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें रोग की जांच के लिए ऊतक का एक छोटा सा नमूना लेना होता है। एक बहुत सा यूनिट लेना होता है कोशिकाओं का, क्योंकि देखिए कोशिका कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना होता है कि नहीं, तो उसका एक नमूना लेकर पता करता है। रक्त और अस्थि मज्जा परीक्षण ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर के मामले में बढ़ी हुई कोशिकाओं का संख्या का पता लगाने में मदद करता है। रक्त और अस्थि मज्जा का परीक्षण जो करता है कोशिकाओं की संख्या का पता लगाने में मदद करता है। क्या आपकी कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है या अन्य। देखिए कैंसर क्या है, कैंसर एक तरह से कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना। देखिए हालांकि कोशिका बढ़ती है शरीर में, अगर कोशिका नहीं बढ़ती तो कहीं ना कहीं अगर जो बच्चा पैदा लिया हुआ बौना ही रह जाता, लेकिन वो लिमिट एज तक बढ़ता है। लेकिन किसी ऐसा पार्ट में जब आपका कोशिका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसको हम कैंसर्स कहते हैं। जैसे ब्लड कैंसर हुआ तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड बनने लगे तो आप उसको ब्लड कैंसर कह देते हैं, है कि नहीं। किसी मांसपेशी में हाथ, नाक, कान, आँख, मुंह जहाँ भी हो, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिका बढ़ने लगे तो टेटनो वगैरह निकलने लगता है तो उसको भी हम कैंसर ही कहते हैं, है कि नहीं। तो कोशिकाओं का बढ़ना ही कैंसर कहलाता है और दूसरा कोई कारण नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से कितने तत्व मौजूद हैं। तो आपको पता होना चाहिए 94 तत्व जो है वह प्राकृतिक रूप से नेचुरल होते हैं। बाकी बात 24 तत्व जो है यहाँ पर 24 भारी तत्व जो पृथ्वी पर या खगोलीय स्पेक्ट्रम में नहीं पाए जाते वो कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए हैं। यानी 24 तत्व ऐसा है जिसको बनाया गया है, वह कृत्रिम रूप से नहीं होता है। तो टोटल अभी कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में है 108 तत्व है कि नहीं। तो उनमें से जो है 94 तत्व प्राकृतिक रूप से है, बाकी बात 24 तत्व जो है बनाया गया है। हालांकि अभी कुछ कम से कम 3-4 तत्व की खोज किया गया है जिसको अभी पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किया गया है, उसको बहुत जल्द शामिल कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु मौजूद होते हैं। तो आपका ये कपड़े धोने का जो पाउडर है उसमें पानी के 10 अणु होते हैं, 10H2O। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फॉर्मूला भी मैंने ऐड किया है। देखिए Na2CO3 × 10H2 10 अणु मौजूद है कि नहीं वाशिंग सोडा में। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। यह डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है, इसमें पानी के 10 अणु होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा यौगिक के मैंने नाम लिख दिया और उसका यौगिक सूत्र भी लिख दिया है। जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 या CaClO का होल ट्वाइस, बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा का होता है वही बेकिंग पाउडर, कपड़ा धोने वाला सोडा Na2CO3। हालांकि अगर पूरा फार्मूला पूछा जाए तो 10H2O भी लगाना है। ओके, नेक्स्ट मरुस्थलीय पादपों में बाह्य त्वचा आवरण उपस्थित होता है। यानी मरुस्थलीय पौधा कहने का मतलब जो रेत उत में पौधा होता है जहां पर धूप वगैरह ज्यादा होती है या तो
पानी की कमी होती है, तो उस जगह जो पादप होते हैं उसके बाहर तो त्वचा पर एक आवरण होता है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिन की आवरण। चलिए इन सभी को समझते हैं, क्यूटिन क्या है या लिग्निन क्या है, सेल्यूलोज क्या है, वसा क्या है, इन सभी को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, क्यूटिन रेगिस्तानी पौधों में एपिडर्मिस की एक मोटी मोमी परत होती है जिसे क्यूटिन कहा जाता है। यानी पौधों को देखिए, वहां पर जो पौधे होंगे उसमें पानी की कमी होगी, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत होती है जिसे क्यूटिन कहते हैं। उसमें एक तरह से पानी को स्टोर करके रखा जाता है, जो कि अगर पानी ना भी मिले तो वह बहुत दिन तक जीवित रह सके। ओके, यहाँ पर देखिए, क्यूटिन बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। पानी के ये जो क्यूटिन की आवरण होती है पत्तियों पर, क्यूटिन की जो आवरण होती है पत्तियों के अंदर जो पानी है उसका बाष्पोत्सर्जन ना हो सके उसको रोकने में मदद करता है। दूसरा, लिग्निन, यह एक जटिल बहुलक है जो पौधों के आकार और स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। यानी एक प्रकार का ये पॉलीमर है, बहुलक है जो पौधों के आकार और स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड यौगिक है जो कोशिकाओं को कठोरता देता है, यानी हार्डनेस देता है। वसा क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक ए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी वसा जो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ओके, नेक्स्ट, देखिए, एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी गई तो दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन क्या है? देखिए, आवर्धन बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आवर्धन बराबर जो एक फार्मूला पढ़ा होगा -v/u। लेकिन हमें दिया क्या क्या है? एफ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दिया हुआ है, u दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें भी निकालना है क्योंकि हमें भी चाहिए और u चाहिए। u तो है लेकिन हमें भी चाहिए तो भी निकालना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर गलती की है तो आपका वाट लगने वाला है। अवतल दर्पण है तो एक बार फिगर पर भी गौर कीजिएगा ताकि गलती होने का चांस कम हो जाए। ये आपका ध्रुव, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता तिरछिया, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखेंगे? दर्पण के सामने, है कि नहीं? तो 12 फोकस ये 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर और वस्तु 12 सेंटीमीटर, कुछ यहाँ पर होंगे 12 सेंटीमीटर। तो दोनों दर्पण के सामने है और जब ध्रुव से इधर हो तो माइनस में लेना है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब फार्मूला लगाइए। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना। ओके, 1/f कितना? माइनस का 18, 1/v हमें निकालनी है प्लस 1/u कितना? माइनस का 12। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/v बराबर, यहाँ से क्या निकल जाएगा? इसको इधर लेते, यहीं रहने देते हैं, इसको उधर लेते जाते हैं तो -1/18, ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो इधर प्लस में चेंज हो जाएगा 1/12। तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 1/v बराबर 12 18 का एलसीएम कितना? 36। तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 12 दिया 3, तो 1/v बराबर कितना आ गया? 1/36। तो यहाँ से v बराबर कितना? 36। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर तक पहुंच जाइएगा आसानी से, है कि नहीं? तो माइनस ये आवर्धन बराबर फार्मूला है -v/, माइनस और माइनस भी का मान कितना? 36 और u का मान कितना? -12। तो यहाँ से ये कट गया, माइनस माइनस तो
कितना निकल कर आ गया 3, तो ये प्लस का 3 होगा ना कि माइनस का। ओके, तो ये अगर इस चीज को अगर आप गौर नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप आंसर गलत कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए, वर्मी कंपोजिट डैश का उपयोग किया जाता है, यानी वर्मी कंपोजिट यहाँ पे लिखना चाहिए, का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डैश के लिए किया जाता है। तो राउंड वर्म नहीं, फ्लैट वर्म, टैप वर्म या अर्थ वर्म। तो अर्थ वर्म के लिए किया जाता है। जैसे वर्मी कल्चर का नाम सुने होंगे, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ से। किससे, केचुआ से। तो केचुआ को हम क्या कहते हैं, अर्थ वर्म कहते हैं या किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ को हम किसान का मित्र भी कहते हैं और अर्थ वर्म भी कहते हैं, तो इससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट। तो ये टोटल मैंने इसमें लगभग, मेरे उम्मीद से इसमें लगभग जो है आपका 35 क्वेश्चंस होंगे। 35 क्वेश्चंस के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी इसमें इंक्लूड किया, तो लगभग समझ लीजिए 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहाँ से हो गया। तो आपको ये कॉम्बिनेशन वीडियो कैसा लगा, आप अपना कीमती कमेंट फीडबैक में ज़रूर दे सकते हैं। और आपको अगर पसंद आया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि पसंद तो आई होगी, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने एक स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि प्राय हमारा वीडियो आप तक पहुँचे तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा लीजिएगा। ये सारे बातें मेरे द्वारा भी सुने और बहुतों के द्वारा सुन चुके होंगे। हालांकि कहना पड़ता दोस्त, मैं चाहता नहीं हूँ कि ये सब मैं आपको बोलूँ, लेकिन बिना बोले आप लोग सुनते कहाँ हैं, तो थोड़ा समझिए। और क्या, ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त, कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। 3 से 4 घंटा के बाद आपको ये कंटेंट मिल पाता है। यानी कहने का मतलब, जब तक हम 3 से 4 घंटा काम नहीं करेंगे इस पर, तब तक आपको ये वीडियो नहीं मिल सकती है। तो मेहनत तो लगती है दोस्त। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपको हम सपोर्ट करते रहेंगे इस तरह से वीडियो बनाकर। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, है कि नहीं। तो बाकी बात क्या बोलूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।